साल 1948 था जब यहूदियों को 3500 साल बाद अपना देश मिला, इजराइल। אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל। एक ऐसा देश जिसके पास ना तो खेती करने लायक जमीन थी, ना ही ठीक से पानी था। ऊपर से उसके सारे पड़ोसी देश उसके दुश्मन थे। लेकिन इन 75 सालों में इजराइल ना सिर्फ भारत से आगे निकल गया, बल्कि इतनी टफ कंडीशन में रहने के बावजूद आज वो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आज इजराइल एक साथ तीन मोर्चों पर भिड़ने के बावजूद बिना किसी दिक्कत के सबको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, फिर चाहे वो ईरान हो, हमास हो या फिर हिजबुल्लाह ही क्यों ना हो। इजराइल के ताकत के वो 3 पिलर्स कौन से हैं, सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1948 था जब यहूदियों को 3500 साल बाद अपना देश मिला, इजराइल। यह उनका पहला देश था, इसलिए दुनिया भर के यहूदियों ने इजराइल को करीब 65 मिलियन पाउंड फंड और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। इसके बाद वेस्ट जर्मनी ने यहूदियों पर जो जुल्म किया था उसकी भरपाई के लिए 1953 से 1966 तक $850 मिलियन दिए, और यूएसए ने 1949 से 1973 तक ऑन एन एवरेज $122 मिलियन पर ईयर की हेल्प प्रोवाइड की। लेकिन इन पैसों ने इजराइल को पावरफुल नहीं बनाया, बल्कि उन स्ट्रेटजीज ने बनाया जिनके थ्रू इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली इजराइल ने 3 चीजों पर फोकस करना शुरू किया। अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी, क्योंकि सभी पड़ोसी देश जो थे वो दुश्मन थे। अपनी एक खतरनाक आर्मी जो किसी को भी चुटकियों में हरा दे, वजह वही थी, दुश्मनों से घिरा हुआ देश था। और तीसरा, अपने देश को सपोर्ट करने वाली यूनिक और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे इस देश के पास। और इन तीनों के सेंटर में थी टेक्नोलॉजी। दुश्मनों की डर्टी ट्रिक्स को फेल करने के लिए इजराइल ने मोसाद को बनाया, और इसके साथ ही अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। मोसाद इजराइल की सीक्रेट एजेंसी है, जस्ट लाइक इंडिया में रॉ और अमेरिका में CIA। मोसाद अपनी सर्विलांस टेक्नोलॉजी और नेटवर्क के दम पर कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी बन गई। इसने अपने एक दुश्मन को चुन चुनकर मारा और कभी कोई निशान नहीं छोड़ा। इस तरह से दुनिया में कोई भी देश इजराइल के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाने से डरने लगा। लेकिन सिर्फ मोसाद से काम नहीं चल सकता था, इसलिए इजराइल ने अपनी आर्मी पर भी बराबर फोकस किया। इजराइल के लिए आर्मी बहुत जरूरी थी। अब क्योंकि उसके कई दुश्मन थे, इसलिए देश बनने के सिर्फ 2 हफ्तों में उसने अपनी खुद की आर्मी खड़ी कर ली। लेकिन इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम थी, जिससे बड़ी आर्मी बनाना मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को इजराइल ने 2 तरह से दूर किया। पहला तो उसने ये किया कि 18 साल से ऊपर जितने भी इजरायली सिटीजन थे उनके लिए आर्मी सर्विस को कंपलसरी कर दिया, और दूसरा उसने डिफेंस में टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस किया। शुरुआत में इसने यूएसए जैसे देशों की हेल्प ली, लेकिन बाद में इन्होंने अपना खुद का सिस्टम बनाया। जैसे कि इन्होंने आयरन डोम को बनाया, जिससे कि रॉकेट अटैक से बचा जा सके। यह एक तरह का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, जो एक साथ 1000 मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। आज इजराइल की आर्मी टैंक्स, वर्ल्ड क्लास आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट और सबमरीन से लैस है। इनके ही दम पर 1967 की वॉर और अरब देश जो टाइम टू टाइम हमले करते हैं इजराइल पर, उनको इसने नाकाम कर दिया। अभी हाल ही में हमास के अटैक के बाद गाजा का इजराइल जो हाल कर रहा है वो आप देख ही रहे हो। अब भले ही इजराइल एक्सेप्ट ना करे, लेकिन कई देश उसके पास न्यूक्लियर वेपन तक होने का क्लेम करते हैं। इन सारी वजहों से इजराइल के आसपास के देश उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब ये तो बात हो गई मोसाद और आर्मी की, लेकिन इजराइल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में झंडे कैसे गाड़े। देखिए, इजराइल जिस जगह पर पड़ता है वहां की जमीन पर खेती बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ की लैंड फर्टाइल नहीं है, और दूसरा यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। ऊपर से टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि फसल ही जल जाए। इसीलिए इजराइल ने एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। शुरुआत में तो वहाँ की सरकार ने अपने टोटल बजट का 30% सिर्फ एग्रीकल्चर पर खर्च किया। 1960s में जब ये देश पानी की कमी से जूझ रहा था, तब यहीं के एक इंजीनियर सिमका ब्लास ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इन्वेंट किया। इस सिस्टम में बूंद बूंद करके पानी सीधे पेड़ों की जड़ों में जाता है। इससे ट्रेडिशनल सिंचाई का जो सिस्टम है उससे 60% कम पानी खर्च होता है और क्रॉप का प्रोडक्शन करीब 50% तक बढ़ जाता है।
इस तरह से पानी भी बच जाता है और कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। जमीन को सुधारने के लिए इजराइल ने अपने यहाँ की मिट्टी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले सब्सटेंसेस को मिलाया, अच्छी क्वालिटी के सीड्स डेवलप किए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से वहाँ फसल खराब होती थी, तो उससे बचने के लिए इन लोगों ने कैनोपी डेवलप किए जिससे कि क्रॉप्स को ढका जा सके। इन टोटल अगर देखा जाए तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये वाला कोट इजराइल ने बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया, और इसीलिए इजराइल आज दुनिया के सबसे बड़े फ्रूट और फ्लावर्स प्रोड्यूसर्स में से एक है। सोच कर देखिए कि हमारे यहाँ के एक स्टेट के बराबर का देश जिसकी पॉपुलेशन हरियाणा से भी कम है, वो हमसे कहीं आगे है सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दम पर। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, इजराइल ने लगभग हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और इसे पॉसिबल करने के लिए इसने इसकी शुरुआत 1990s में ही कर दी थी। देखिए, इजराइल कोई बड़ा मार्केट नहीं है कि फॉरेन कंपनियां यहां आकर इन्वेस्ट कर देंगी, लेकिन इसने खुद को एक स्टार्टअप नेशन की तरह डेवलप कर लिया। 1990s में ही इजराइल ने योजना फंड शुरू किया। इसमें सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑफर दिया कि इजराइल के स्टार्टअप्स में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट का 40% सरकार पे करेगी, और बाद में सरकार के इन शेयर्स को वो खरीद भी सकती है। इसके साथ ही कई टैक्स रिबेट भी दिए गए। इससे इजराइल के स्टार्टअप सेक्टर में अचानक से बूस्ट आया, और ये कोई छोटा मोटा बूस्ट नहीं था। 90s के खत्म होते होते इजराइल अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया, और आज के टाइम पर इजराइल को सिलिकॉन वैली के बराबर का दर्जा दिया जाता है। इजराइल ने इन सब के लिए अपने एजुकेशन सेक्टर पर भी काफी ध्यान दिया। आज दुनिया भर के जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, सब में इजराइल के लोग या फिर यहूदियों का दबदबा है। आप एग्जांपल ले लीजिए, गूगल को बनाने वाले लैरी पेज, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर स्टीव बाल्मर, ये सब यहूदी हैं। यही नहीं, एंड्रॉयड कंपनी के ओनर एंडी रूबिन भी ज्यूज हैं। हाल ही में गौतम अडानी पर जो हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आई थी, जिसने अडानी कंपनी के शेयर्स को धड़ाम से नीचे गिरा दिया था, उसके ओनर नेट एंडरसन भी यहूदी हैं। ब्लूमबर्ग नाम की एक कंपनी है जिसकी रिसर्च रिपोर्ट किसी भी देश की इकोनॉमी को एक बार में ऊपर या फिर नीचे कर सकती है, उसके ओनर भी एक यहूदी हैं। आप सोच कर देखिए कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, उन्हें इजराइल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसीलिए दुनिया के सारे देश आज इजराइल से पंगा लेने से घबराते हैं, फिर चाहे वो अरब नेशंस हो या फिर यूरोप के देश हो। तो ये थी कहानी कि इजराइल ने कैसे खुद को इस लेवल पे डेवलप किया कि आज वो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है। आपको इजराइल की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।